हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, मामलों की सुनवाई को लेकर के CGI सर के माध्यम से दो बड़े बदलाव किए गए हैं। कौन से बदलाव हैं उन पर बात करेंगे और क्या आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में इन बदलावों का निष्कर्ष है आपको अवगत कराएंगे। साथ ही आपकी भर्ती के एक अहम प्रकरण जो आंसर की प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण सुनवाई के बाद फिर से जो है कोर्ट का आदेश आया है और सचिव को तलब किया गया है, क्या ये स्पष्ट तौर पर अब निष्कर्ष निकलेगा उस पर बात करेंगे। साथ ही आपकी 19 नवंबर की सुनवाई और साथ ही भर्ती के मुद्दों पर विस्तृत निष्कर्ष की स्थिति आपको इंगित कराएंगे। कोर्ट से 19 तारीख की सुनवाई को लेकर के क्या स्थिति स्पष्ट हो रही है, तो विस्तृत निष्कर्ष आप भी देखें, अन्य साथियों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक पहुंचे वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उसका निष्कर्ष आप अन्य साथियों तक शेयर कर सकें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 9/9/2024 को हुई और हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को स्थगित किया गया। साथ ही अगर बात कर लें, समस्त जो पार्टीज हैं उनसे रिटर्न सबमिशन का निर्देश दिया गया, तो रिटर्न सबमिशन सभी का कंप्लीट हो चुका है। अब इंतज़ार है फाइनल सुनवाई के साथ साथ निष्कर्ष की। आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट में जो अब तक की सुनवाइयाँ हुई हैं उनके परिपेक्ष में अगर बात कर लें तो आप सभी को पता है नए CGI सर आ चुके हैं और पहले जितनी भी सुनवाइयाँ हुई हैं वो आपके जो CGI सर थे उन्हीं के बेंच में हुई, लार्जर बेंच में सुनवाई हुई, और जिसके बाद आप सभी का एक विशेष इंतजार जारी है कि जो मामले हैं उन पर सुनवाई और निष्कर्ष निकल कर आए। हालांकि आप सभी को बता दें, सुनवाई को लेकर के जो आपकी डेट आई, आप सभी को उम्मीद थी कि 12 नवंबर की सुनवाई से निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा, लेकिन इंतजार किया जाता रहा। सुनवाई को लेकर के आपकी याचिकाएं टेकअप नहीं हुई, जिसके कारण एक संशय आप सभी के मन में उत्पन्न हुआ। अब हम बात कर लें, जो CGI सर हैं उनके माध्यम से दो बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो ओरल मेंशनिंग थी उसको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उन्होंने जो है स्थगित कर दिया है। अब अगर आपको अपने केस की त्वरित सुनवाई करवानी है तो उसके लिए आपको ईमेल के माध्यम से या लिखित पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं मेंशनिंग करानी होगी और उसके लिए आपको उचित कारण बताना होगा। ये तो हम पहले भी आपको इंगित करा चुके हैं। ये सबसे बड़ा फैसला नए CGI सर का था। दूसरा फैसला जो CGI सर ने लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि अगर हम बात कर ले वो फैसला जो अब लिया गया है उसका सीधा सा अर्थ आप सभी को जानना अति आवश्यक है, वो हम आपको इंगित करा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, CGI ने नए मामलों के आवंटन को लेकर के बनाया नया रोस्टर। प्रधान न्यायाधीश CGI संजीव खन्ना ने 16 पीठों को नए मामले के आवंटन के लिए एक नया रोस्टर जारी किया है। साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि प्रधान न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पहली 3 अदालतें क्रमशः पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेंगी। आदेश के तहत नए मामलों के आवंटन को रोस्टर को सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से अधिसूचित किया है और 11 नवंबर से प्रभावी है। नागरिकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को लिखे पत्रों से उत्पन्न नई याचिकाओं और नई जनहित याचिकाओं की सुनवाई CGI और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। तो आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा बदलाव रोस्टर प्रक्रिया में भी हो चुका है। मामलों की तुरंत सुनवाई में हुआ, अब ये रोस्टर प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्पष्ट हो रहा है कि आप सभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो अब आपके मामले की जो सुनवाई होनी है वो CGI सर की बेंच में नहीं हो पाएगी, जो आप यहाँ पर निष्कर्ष देख रहे हैं, क्योंकि आपकी जो सुनवाई होगी, जैसे पिछली सुनवाई 12 नवंबर की आपकी कोर्ट नंबर 16 में जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में लगी, उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब मामले की सुनवाई CGI सर की बेंच में नहीं लिस्टेड होगी। शेष जो सर्विस मैटर की बेंचेज हैं उनमें आप सभी की याचिकाओं की सुनवाई जो है संभव है
और उम्मीद यही है जिस बेंच में पिछली सुनवाई लिस्टेड हुई है उसी बेंच में होगी, क्योंकि ये रोस्टर जो है 11 नवंबर से प्रभावी हो चुका है और आपकी सुनवाई 12 नवंबर को लिस्टेड हुई है। तो फाइनली निष्कर्ष यही है, बेंच लगभग वही रहेगी सुनवाई को लेकर के। सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए सीरियल नंबर आना है और काज लिस्ट आने पर चीज़ें स्पष्ट होनी है। अब हम बात कर लेते हैं आपके केस के स्टेटस के परपेच में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपकी जो लीडिंग याचिका है 38,554/2024, ये याचिका अगर आप देखेंगे 12/11/2024 को लिस्टेड हुई। ये बंच मैटर है, बहुत सारी याचिकाएं आप सभी को पता है लिस्टेड हो चुकी हैं हाई कोर्ट डबल बेंच फैसले के खिलाफ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका जो केस है सिविल केस है। सबसे अहम कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी आपकी जो है सर्विस मैटर की कैटेगरी है। अब सर्विस मैटर की ये कैटेगरी आप देखेंगे, अभी हम आपको रोस्टर भी इंगित कराएंगे। जो रोस्टर जारी हुआ है वो भी आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी के लिए जो निष्कर्ष था कि आखिर जो है स्पष्ट तौर पर अगर चीफ जस्टिस सर सेवानिवृत्त हो गए तो जिन जजेज ने ये मामला सुना था उनकी बेंच में क्यों मामला लिस्टेड नहीं हुआ, यानी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की खंडपीठ में क्यों नहीं लिस्टेड हुआ, उसका भी कारण आपको रोस्टर से क्लियर होने जा रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जो आपकी 19/11/2024 की डेट है अभी तक उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। जैसे ही काज लिस्ट जारी होगी, सीरियल नंबर जारी होगा, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और बात आपको इंगित करा दें कि एडवांस काज लिस्ट जो आ चुकी है उसमें अभी जो है केस लिस्टेड नहीं है। अब क्या संभावनाएं रहेंगी, स्थिति आने पर हम आपको इंगित कराएंगे। मेन काज लिस्ट आएगी, सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आएगी, जैसे ही आपका केस लिस्टेड होगा हम आपको फाइनल जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी के सामने वो रोस्टर है। रोस्टर में अगर हम बात कर लें जो बेंच गठन हुआ है, जिन बेंच में सुनवाई होगी, कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि जो सुनवाई को लेकर के स्थिति क्या है वो आप सभी के सामने आ चुकी है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको बेंच वाइज चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं जस्टिस BR गवई सर की जो बेंच है उनमें किन मामलों की सुनवाई होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं अभी इसमें जो है सर्विस मैटर नहीं सुने जाएंगे, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले सर्विस मैटर किस बेंच में सुने जाएंगे वो भी आपको जानना अति आवश्यक। यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिस सूर्यकांत सर की बेंच में भी सर्विस मैटर की सुनवाई नहीं होगी। अगर हम बात कर ले जस्टिस ऋषिकेश रॉय सर की बेंच में जो है सर्विस मैटर की सुनवाई होगी, जो आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, जो आपको जानना अति आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें अगली स्थिति जस्टिस अभय ओका सर की बेंच में आप देखेंगे तो सर्विस मैटर की सुनवाई होगी, जो आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। आगे अगर हम बात कर लें सर्विस मैटर की सुनवाई और किस बेंच में होगी, तो जस्टिस विक्रम नाथ सर की बेंच में भी सर्विस मैटर की सुनवाई होगी, जो आपके यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। आगे अगर बात कर लें जस्टिस JK महेश्वरी सर की बेंच में भी सर्विस मैटर की सुनवाई होगी। अगर और हम आगे बढ़ेंगे तो जस्टिस यहाँ पर देखेंगे जो है BV नागरत्ना मैम की बेंच में अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर कोई भी सर्विस मैटर की सुनवाई नहीं होगी। और बात कर लें जस्टिस CT रवि कुमार सर की बेंच में भी कोई भी जो है सर्विस मैटर की सुनवाई नहीं होगी, जो रोस्टर के बिहाफ पर स्पष्ट हो रहा है। जस्टिस MM सुंदरेश सर की बेंच में अगर बात कर लें कोई भी सर्विस मैटर की जो है सुनवाई लिस्टेड नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखेंगे जस्टिस जो बेला एम त्रिवेदी मैम है उनकी बेंच में यहाँ पर सर्विस मैटर की सुनवाई होगी, यानी जो सर्विस मैटर हैं उनकी बेंच में लिस्टेड होंगे। इसके अलावा देखेंगे जस्टिस जो आपके PS नरसिम्हा सर हैं इनकी बेंच में भी सर्विस मैटर की सुनवाई होगी। आगे अगर हम बात कर लें यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में भी सर्विस मैटर की सुनवाई होगी। आगे आप देखेंगे जस्टिस JV पारदीवाला सर की बेंच में, क्योंकि यहाँ पर सर्विस मैटर की सुनवाई नहीं होनी है तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है। तो अब आगे देखेंगे जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच आप देख रहे हैं, और इसी बेंच में पिछली सुनवाई आपकी लिस्टेड भी हुई है। ये सर्विस मैटर की सुनवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं सर्विस मैटर की सुनवाई करेंगे तो इस बेंच में आपकी सुनवाई पिछली लिस्टेड हुई, तो संभावना ये भी है कि ये भी सुनवाई इसी बेंच में आपकी लिस्टेड होने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रोस्टर है, जिससे आप सभी को स्पष्ट हुआ आखिर आपकी सुनवाई क्यों जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जस्टिस JV पारदीवाला सर की बेंच में क्यों नहीं लगी है, तो फाइनल निष्कर्ष आ चुका है। अब बात कर लेते हैं साथियों, जैसा कि आपको सारी स्थिति क्लियर हो गई आंसर की प्रकरण के परपेच में, क्योंकि आंसर की प्रकरण को लेकर के लगातार जो है अवमानना याचिका यानी कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की जा रही हैं और कहीं ना कहीं उन पर लगातार डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। आज भी एक बड़ी खबर आ चुकी है, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। क्या डायरेक्शन दिया है, कितना समय मांगा गया, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं।
सचिव ने हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा 3 हफ्ते का समय। शिक्षक भर्ती मामले की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने याची शिक्षिका को 1 नंबर बढ़ाकर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने गुरुवार को याची शिक्षिका सुरभि सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद बेसिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद को न्यायालय के आदेश के अनुपालन संबंधी हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जो है 9 दिसंबर 2024 की तिथि नियत की है। अदालत ने 3 सप्ताह में उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालन के संबंधी हलफनामा दाखिल न करने की दशा में सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड को स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में अदालत सचिव के खिलाफ अवमानना से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने कुछ विवादित प्रश्नों के खिलाफ याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। 25 अगस्त 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शैक्षिक परिभाषा प्रश्न पर 1 अंक बढ़ाते हुए कोर्ट की शरण में आए हुए याचकों को अंतिम कट ऑफ गुणांक मेरिट के अनुसार चयन करने का आदेश सुनाया था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उच्चतम न्यायालय ने भी 9 नवंबर 2022 को उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए याची शिक्षकों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। तो फाइनली देख सकते हैं एक बार फिर से निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है। तो फाइनली साथियों ये आप सभी के निष्कर्ष हैं। अब सबसे अहम है कि 19 तारीख की सुनवाई कैसे लिस्टेड हो सकती है। तो इसके लिए आप सभी को पता है मेंशनिंग की प्रक्रिया बदल चुकी है। इस पर आप प्रयास कर सकते हैं मेंशनिंग के माध्यम से। दूसरा, भर्ती में बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा मित्रों के माध्यम से भी यह दाखिल की गई है। बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के भी मुद्दा बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले पर कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, ये सबसे अहम है। तो फाइनली हम सभी की एक ही उम्मीद है कि सुनवाई को लेकर के याचिका लिस्टेड हो, और लिस्टेड का अर्थ यह है कि टॉप 10 केस में अगर याचिका लिस्ट होती है तो पूरी संभावना है निष्कर्ष निकलेगा। आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दे दें कि अगर 16 तारीख को आपकी सुनवाई लिस्टेड हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में अगर ये मामला लिस्टेड हो रहा है तो आप सभी को इंगित करा दें, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी को एक प्रयास करना होगा जिससे निष्कर्ष निकल कर आ सके। और कहीं ना कहीं जस्टिस जो प्रशांत कुमार मिश्रा सर हैं वो कहीं ना कहीं आपको इंगित करा दें, जो आपकी 19 तारीख को NISDLED से संबंधित एक मामला लगा हुआ है जिस पर जो है स्पेशल बेंच का कहीं ना कहीं गठन होने जा रहा है, और उसमें समय फिक्स कर दिया गया कि 3:30 पर उस बेंच को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर NISDLED से संबंधित मामले को सुनना है। और वो कहीं ना कहीं आपके कोर्ट नंबर 16 में जो है जस्टिस हैं यानी दीपांकर दत्ता और जस्टिस आपके जो है प्रशांत कुमार मिश्रा सर ही कहीं ना कहीं इस मामले को आपके सुन रहे हैं। तो इस वजह से ये स्पष्ट निष्कर्ष आप सभी को इंगित करा दिया गया है। तो प्रयास जरूरी है जिससे निष्कर्ष निकल कर आ सके। उम्मीद है वीडियो में दी गई समस्त जानकारियां आपको अच्छी लगेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भर्ती से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।